नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धि गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन आईसीयू। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट उन पेशेंट्स के लिए जिनको कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं, उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी किस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जब पेशेंट कंटिन्यूअस अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है या फिर आईसीयू में जब रहते हैं तो काफ़ी उन्हें मॉनिटरिंग और केयर की ज़रूरत होती है, जिसके कारण कि हमें बहुत सारे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन भी देखने के लिए मिलते हैं जब ये बहुत लंबे टाइम तक के लिए बेड रिडन होते हैं। तो फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकली और फिजिकली इल। ऐसे मरीज जो कंटिन्यूअस बेड रिडन होते हैं या आईसीयू में होते हैं उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जब हो सकता है जब पेशेंट फिजिकली एक्टिव होगा। तो बहुत सारे फिजिकली इम्पेयरमेंट्स देखने जैसे मसल वीकनेस होती है, एट्रोफी होती है, कॉन्ट्रैक्चर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इज स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेशर सोर हो जाता है, पैरों में डीवीटी वेन थ्रोम्बोसिस होने लगते हैं, बहुत सारे इडिमास देखने के लिए मिलते हैं, बेड सोर हो जाते हैं। तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन को देखना है। नेक्स्ट वन इज कि पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है। जैसे कि आपको पता है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट जब बेड रिडन होते हैं, जब बेड पे होते हैं, तो उनका जो रिस्पिरेटरी मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाता है, डायफ्राम प्रॉपर तरह से वर्किंग नहीं करता। तो फिजियोथेरेपी उनको असिस्ट करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट उनके ब्रीदिंग के लिए हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कि बहुत सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि काफ़ी बेड रिडन लॉन्ग टर्म होने का, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए आईसीयू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पेशेंट को कंप्लीट रिहैबिलिटेशन करने के लिए, रिहैब करने के लिए उसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फिजियोथेरेपी पेशेंट को आप एक्टिव एडीएस पे नहीं ला सकते, मीन्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे आप नहीं ला सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रॉमिसिंग पॉइंट इज कि फर्स्ट वन इज रिस्पिरेटरी केयर एंड सेकेंड वन इज कि मूवमेंट का केयर, पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द बेड टू होम, मीन्स आईसीयू से लेकर घर तक के लिए जो नॉर्मल एरियल्स हैं उसमें लाने में फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो में रिस्पिरेटरी केयर ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि जब पेशेंट्स काफ़ी लंबे, जैसे कि इन जनरल जो रिस्पिरेशन है उसके लिए हमें एटलीस्ट 100 ml सेक्रेशन स्पूटम रोज आता है, जो कि नॉर्मल है। तो वो स्पूटम जब हम नॉर्मल होते हैं तो हम खांसी करते हैं, कफ करते हैं, तो वो अनवांटेड जर्म्स बैक्टीरियाज उसमें कलेक्ट हो जाते हैं, और जब हम स्नीजिंग और कफिंग करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। बट इन आईसीयू पेशेंट जो कि एक्टिवली कफिंग या फिर आप छींक खांसी वो नहीं कर पाते, उनको काफ़ी टाइम तक लिए वो वेंटिलेशन पे रहते हैं, तो उनका रिस्पिरेटरी सपोर्ट नहीं होता है, तो उनके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट वन इज पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट इन आईसीयू। पोजिशनिंग मीन्स जो एबनॉर्मल जो सेक्रेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है लंग्स में, तो उसके लिए डिफरेंट पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट लोब में सेक्रेशन है, लेफ्ट लोब में है, तो उसकी पोजिशनिंग किस तरीके से की जाए कि वो टर्न की ओर जाए और इजीली जब आप उसको मैनुअली चेस्ट पीटी दो तो वो स्क्रीन आउट हो सके पेशेंट से। तो हमें सबसे पहला चीज़ की फर्स्ट वन इसकी पोजीशनिंग करानी है पेशेंट के लिए, वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी। पॉस्चरल ड्रेनेज हम लोग आईसीयू बेड रिडन पेशेंट्स में हम लोग किस तरह से कराते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनुअल हम लोग चेस्ट पीटी किस तरह से देते हैं, जिसमें मैंने पहले अपना प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ कि मैं परकसन देते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, सक्शनिंग कराते हैं हम। नेक्स्ट वन इज की रिस्पिरेटरी केयर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है ना, डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेस है, स्पाइरोमेट्री हम सिखाते हैं, स्टीमिंग सिखाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसको एक्टिवली असिस्ट करते हैं ब्रीथ के लिए, ताकि जब वो पोस्ट वेंटी और ड्यूरिंग वेंटिलेशन भी अगर पेशेंट है तो उसका सेक्रेशन एक्यूमुलेशन ना हो, वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके और पेशेंट एक्टिव हो पाए ब्रीदिंग के लिए, एक्टिव ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट, और आज की इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस इन आईसीयू पेशेंट्स, जो कि पेशेंट बेड रिडन है, जब बेड पे है मरीज, तो जो फर्स्ट वन इसकी हमें पेशेंट को देखना है कि जब पोजीशनिंग कराने से पहले, एक्टिविटी कराने से पहले, एक्सरसाइज कराने से पहले
पेशेंट को हमें देखना है कि पेशेंट का कॉन्शियस कितना है। हमें एक प्रॉपर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट चार्ट बनाना है। उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। फर्स्ट वन इज मसल असेसमेंट। मसल्स में पावर कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, मसल कोऑर्डिनेशन में पेशेंट आपको हेल्प कर रहा है या नहीं है, उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग किस तरह की है। न्यूरो असेसमेंट में हमें क्या करना है, सेंसरी और मोटार स्मेल है या नहीं है, सुन पा रहा है या नहीं है, या आप कमांड दे रहे हो तो उसको एक्टिवली वो सुन रहा है या कर पा रहा है नहीं, ठीक है। और सेंसरी एग्जामिनेशन कुछ भी उसको ठंडा गर्म फील हो रहा है या नहीं, तो सारा चीज़ हम लोग असेसमेंट प्रोफाइल चार्ट बनाते हैं। उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो आप असेसमेंट बनाएं, पेशेंट एक्टिव है वेल एंड गुड, अगर एक्टिव नहीं है अनकॉन्शियस स्टेज में है तो हमें पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस कराना है। पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस सबसे पहले कि आपको उंगलियों से शुरू करना है इस तरीके से, PR1 जिसको हम लोग कहते हैं कि पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइजेस। ईच एक्सरसाइज हमें 10 टाइम्स कराना है और पेशेंट को कमांड करना है। अगर पेशेंट कर पा रहा है थोड़ा बहुत भी तो उसको असिस्ट करने के लिए कहना है कि आप हाथ को चलाइए, हाथों को अपनी तरफ मोड़िए, कंधे को चलाइए, है ना, इस तरीके से कंधे को ऊपर कीजिए। तो ये PR1 है। अगर पेशेंट एक्टिवली कर पा रहा है तो हमें उसे असिस्ट करना है कि आप मेरे हाथ को टच करिए, इस वाले हाथ को टच करिए, फिर दोनों हाथ को बाइंड करके उठाने की 10 टाइम्स कोशिश करिए। इस तरह से आप एक्टिवली, मैं क्या करा रही हूँ, एक्टिवली पेशेंट को असिस्ट कर रही हूँ उसके मूवमेंट के लिए है। तो ये हमारी अपर लिम्ब के एक्सरसाइजेस हैं। लोअर लिम्ब के एक्सरसाइजेस सेम, हमें पहले PR1 कराना है, पैसिव रेंज, पैरों से शुरू करना है, पहले उंगलियों को चलाना है, नेक्स्ट इस तरीके से पहले फिर पंजे को चलाना है, 10 टाइम्स ईच एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट घुटने को मोड़ना है, फिर खोलना है इस तरीके से, फिर हिप को बाहर की तरफ लेके आना है, अंदर की तरफ लेके जाना है, ये 10 टाइम्स कराना है। ये पैसिव है। अब हम पेशेंट को एक्टिवली असिस्ट किस तरह से कराएंगे, मेरे हाथ को धक्का लगाइए, ताकत लगाइए, छोड़िए, फिर से लगाइए, इस तरीके से आप एक्टिवली असिस्टेड करा रहे होंगे। थोड़ी बहुत पेशेंट के अंदर ताकत है, हम उसको असिस्ट कर रहे हैं, ये आपको कर रहा है। नेक्स्ट वन इज घुटने को मोड़ना है, पैरों को बाहर की तरफ लेके आना है, इस तरीके से पेशेंट को ट्रेन करना है। नेक्स्ट वन इज कि ये हम लोग लाइन पोजीशन में कौन कौन सी एक्टिविटी कराएं। नेक्स्ट अब हम लोग सिखाएंगे पेशेंट को कि लाइन टू सिटिंग किस तरीके से कराना है, सिटिंग टू स्टैंडिंग किस तरह से कराना है। अब पेशेंट को हमें सपोर्टेडली सेट कराना है। जब भी आप पोजीशनिंग पेशेंट की करते हैं तो हमें उस पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है और पेशेंट की आपको फिजिक देखने की प्रॉपर, कोई चक्कर तो नहीं आ रहे, आप ठीक हो, इस तरीके से कमांड देते हुए पूछना है। फिर आपको पोजीशनिंग चेंज करनी, ये नहीं कि आप सीधा लेटा हुआ है मरीज काफ़ी टाइम से, 2-3 हफ्ते से या महीनों से, तो आप झटके में उठा दिए या फिर लिटा के बैठा दिए, ऐसा नहीं करना। हमें उस पोजीशन में होल्ड करके रखना है। पेशेंट कंफर्टेबल है देन, अगर आपको लग रहा है फर्स्ट डे इट्स ओके, देन आप इसको कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप होल्ड करके नेक्स्ट डे से स्टार्ट करिए। मैं आपको आज सारी वीडियोस को एक ही दिन में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मैं एक साथ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपका पेशेंट किस कंडीशन में। नेक्स्ट ये प्रॉपर है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें इस तरीके से इनको पहले एक्टिव सिटिंग कराना है। पेशेंट हमेशा सपोर्टेड होना चाहिए, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको छोड़ना नहीं है, आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से इनको बिठाना है, ठीक है। अब हमें इनको सपोर्टेडली खड़े कराना है इस तरीके से। अब आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरीके से कमांड देना है। अगर पेशेंट आपको लग रहा है कि अगर नॉर्मल है, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, देन सही है, अदरवाइज इनको सपोर्टेडली कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखानी है। सांस लीजिए लंबी, रोकिए, फिर मुंह से छोड़िए, फिर से लीजिए, रोकिए, छोड़िए, इस तरीके से जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं तो बीपी भी काफ़ी हद तक मैनेज होता है और पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है कि मैं खड़ी हो पा रही हूँ, नेक्स्ट मैं मूवमेंट अच्छा कर पाऊंगी। अगर पेशेंट आपका कंफर्टेबल है, आपको सपोर्ट कर रहा है, एक्टिव है, देन गुड। अगर नहीं है तो मैं आपको वॉकर के साथ पेशेंट को 5 स्टेप इन ICU कैसे वॉक करते हैं वो मैं आज आपको ट्रेन कर रही हूँ। नेक्स्ट कि अपने वॉकर को अपने साथ लेके चलना है, ठीक है। पहले वॉकर फिर साथ में आपका लिंक होना चाहिए, ठीक है। पहले वॉकर को बढ़ाइए, उसको सपोर्ट देते हुए आगे की तरफ स्टेप लेना है, 1 स्टेप, 1 कदम बढ़ाइए, फिर दूसरा पैर,
हाँ, फिर वॉकर, फिर साथ में सपोर्टेड लिम्ब, फिर वॉकर, फिर सपोर्टेड लिम्ब, फिर वॉकर। इस तरीके से पेशेंट को आपको 5 to 6 स्टेप्स फर्स्ट डे में पेशेंट को लाइन टू सिटिंग एंड देन सिटिंग टू स्टैंडिंग और वॉक कराना है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है देन नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट देन आप पेशेंट को आईसीयू से अपने वॉकिंग हॉल तक और हॉल से आप ओपीडी और अपने होम एक्सरसाइज प्रोग्राम तक ले जा सकते हैं। तो आई होप आज आपको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस समझ आया होगा। अगर आईसीयू टॉपिक से रिलेटेड फिजियोथेरेपी से आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।